हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? उम्मीद हुआ सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में आप लोग बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से कर रहे हो मेरे भाई। तो आज हम मेरे भाई आज हमारा बच्चे का क्लास कौन था? पार्ट ये 4 होगा ऑब्जेक्टिव के मामले में। ऑब्जेक्टिव के मामले में से आपसे पूछेगा मेरे विद्यार्थी जी, ऑब्जेक्टिव के मामले में तो ये हमारा पार्ट 4 है। PART पार्ट 4 है किसका? प्रकाश का अपवर्तन का। तो यहाँ पे चलिए चल शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अप प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये हो गया भौतिक। ये भौतिक में आता है। भौतिक चैप्टर 2। चैप्टर 2 हो गया पार्ट 4। पार्ट 4 हमारा थंबनेल में भी लिखा हुआ है मेरे विद्यार्थी जी। पार्ट 4 हमारा थंबनेल में भी लिखा हुआ है। क्या? पार्ट 4। तो ये पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 हमारा थंबनेल में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई साहब से? आपको नवनिर्मित है मेरे विद्यार्थी जी, हाथ जोड़ के मेरे पास प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सभी भाई बहन के पास क्लास पहले शेयर करिए। सभी भाई बहन के पास पहले क्लास शेयर करिए। जो बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं उन सभी के पास क्लास को शेयर करिए एक बार पहले। तो प्लीज आप लोग सभी भाई बहन के पास क्लास शेयर करिए। तो चलिए आज हम चलिए मिलते हैं। हमारा ये 62 नंबर क्वेश्चन से होगा मेरे भाई। 61 तक हमारा क्वेश्चन क्लियर था। चलिए 62 से कहता है क्या? 62 में कहना है गोलीय दर्पण के वक्रता पृष्ठ का केंद्र की ओर दर्पण का कहा जाता है। वो कह रहा है 62 में क्या कह रहा है? 62 में कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र। गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पृष्ठ पृष्ठ के केंद्र को पृष्ठ के केंद्र को केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का कहा जाता है, उसी के बारे में बता रखा है। हमारा क्वेश्चन का गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है मेरे विद्यार्थी। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण का कहा जाता है। तो इसका आंसर मारिएगा। आंसर क्या है? आंसर में ध्रुव होगा। आंसर इसका ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। अब चलिए ये कह रहा 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। 63 नंबर कह रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का 63 में कह रहा है गोलीय गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर किस को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो इसको अक्षर में है, आंसर होगा सी। इसको सी अक्षर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र मेरे देखिएगा ऐसे आप लोग को एकदम। इसको पहले आंसर में मार दीजिए यहाँ से सी। अब देखिएगा वक्रता केंद्र पूछा है। वक्रता केंद्र पूछा है तो सी से होगा। अब फोकस पूछेगा। फोकस फोकस पूछेगा तो एफ से होगा। फोकस एफ से। त्रिज्या पूछेगा आप लोगों को कि त्रिज्या को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो त्रिज्या और होगा। त्रिज्या और फोकस एफ। वस्तु की दूरी भी पूछेगा मेरे विद्यार्थी जी। तो सॉरी, ये सी ए से होता है। वस्तु की दूरी वस्तु
वस्तु की दूरी शायद भी से होता है भाई, वस्तु की दूरी भी से फोकस पूछेगा तो ए, त्रिज्या पूछेगा तो और, वस्तु की दूरी भी। इसको मैं पढ़ा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से, तो ऐसे क्वेश्चन बदल सकता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है, वही बन गया 4 को। ऐसे क्वेश्चन को उलट पुलट बोलेगा गोलीय दर्पण का फोकस को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो ये एफ से त्रिज्या को, और से ये वस्तु की दूरी को भी से। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? 1 मिनट थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि वस्तु की दूरी को भी से सही में निरूपित किया जाता है। नोट्स में थोड़ा देख लेते हैं मेरे विद्यार्थी। और लगभग मेरे भाई लगभग ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, 63 तक क्लियर हो गए आप लोग, 63 तक क्लियर हो गए। तो चलिए अब 64 नंबर क्वेश्चन में करा क्या, करा 64 हमारा करा क्या, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न किसी लेंस द्वारा उत्पन्न किसी लेंस द्वारा उत्पन्न 64 में चलिए कह रहा है क्या, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न किसी लेंस द्वारा उत्पन्न किसी लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक पूछा। आवर्धन आवर्धन का सही मात्रक है, सही मात्रक किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक है। आवर्धन किसको में पूछ रहा है, तो आवर्धन आवर्धन मेरे भाई इसको पास कोई मात्रक नहीं, ये मात्रक विहीन राशि है, इसके पास कोई मात्रक नहीं है। इसको क्या पूछ रहा है आंसर हमारा, किस क्वेश्चन का रहा है, क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक। ये आवर्धन माना मेरे भाई लगभग बोर्ड एग्जाम में लगभग मेरे भाई लगभग 3 से 4 बार ये भी क्वेश्चन लड़ गया, ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार लड़ गया। तो इसको भी आप लोग वीवीआई मार दीजिएगा, यहाँ से आप लोग को वीवीआई वीवीआई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में आने के लिए 27 में। इसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक, तो सही मात्रक इसका पूछ रहा है, तो आवर्धन का सही मात्रक मात्रक विहीन राशि होता है, इसको कोई मात्रक नहीं होता, तो इसलिए इसको कहते हैं मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। इसके पास कोई मात्रक नहीं है इसलिए इसको विहीन बोलते हैं, मात्रक विहीन बोलते हैं। इसके पास कोई मात्रक नहीं इसलिए मात्रक विहीन इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का हमारा क्या, 65 नंबर का, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए कल हमारा क्वेश्चन क्या था, कल इसको भी पूछा था निम्न में से किसको फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आज इसको पूछ रहा है किसको धनात्मक होती है। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन से, करा निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी, 65 में करा निम्न में से निम्न निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी किस लेंस की फोकस दूरी किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। निम्न से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। इसको मैं धनात्मक यानी प्लस में कौन होगा, तो आप लोग मन के मार दीजिएगा कि प्लस हो, धनात्मक पूछ रहा, तो प्लस यानी कौन, उत्तल होगा, उत्तल लेंस हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे लेंस है तो इसको उत्तल लेंस लिखेंगे। यहाँ पे दर्पण रहता तो दर्पण लिखते हैं, यहाँ पे लेंस है तो उत्तल लेंस लिखेंगे। प्लस पूछा, यहाँ पे धनात्मक पूछा तो धनात्मक हुआ उत्तल में, इसको ब्रैकेट में ऐसे मान लीजिए, प्लस धनात्मक होगा उत्तल का। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। पहले 66 नंबर क्वेश्चन करा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्राकार त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण से, यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई।
यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए हम मिटाते हैं इसको। सभी के पास क्लास मेरे भाई सभी के पास शेयर कर, ताकि शेयर करेगा तो हम एक दूसरे स्टूडेंट पर भाई स्टूडेंट सब कोई धोखा दे सकता है, मगर एक टीचर और एक स्टूडेंट के साथ ऐसा ऐसी व्यवहार होता है कि कोई धोखा कभी नहीं दे सकता मेरे विद्यार्थी। सब कोई अपने सब कोई धोखा दे सकता है, मगर एक टीचर एक स्टूडेंट कभी नहीं मेरे भाई धोखा दे सकता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले गोलीय दर्पण गोलीय गोलीय दर्पण तथा गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले त्रिज्या से गुजरने वाली गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं सीधी रेखा को सीधी रेखा को कहते सीधी रेखा को कहते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन से मिलेगा, क्वेश्चन कर रहा है गोलीय दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को, मैंने सीधी रेखा को क्या कहते हैं, सीधी रेखा को, ये सीधी रेखा है जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको आंसर में मारिएगा मुख अक्ष। आंसर में आंसर इसका हो जाएगा क्या, मुख अक्ष। इसको मुख अक्ष कहते हैं, इसको मुख अक्ष कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए? चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण क्या जल उठता है? कारण क्या जल उठता है? कागज। चलिए मिलता है, कहा है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण क्या जल उठता है? संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण उत्पन्न उष्मा के कारण उत्पन्न उष्मा के कारण या जल में या जल में उठता है, क्या जल में उठता है? कारण सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो उसको उष्मा बनता है, तो उसके कारण क्या जल में उठता है? तो इसका आंसर करा, इसका में है मेरे भाई कागज। कागज हुआ कागज। यहाँ तक क्लियर है। 68 नंबर से आते हैं। 68 में क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का दर्पण का कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक गोलीय दर्पण के प्रवर्तक गोलीय दर्पण के प्रवर्तक गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा गोलीय दर्पण का सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। सीमा रेखा का व्यास का
व्यास, सीमा का व्यास दर्पण का कहलाता है, दर्पण का कहलाता है, दर्पण का कहलाता है। यह सब पूछ रहा क्या, यहाँ से देखिएगा आप लोग क्या करा, एक गोलीय दर्पण के प्रवर्तक यानी पार्क हो गया, ये गोलीय दर्पण के प्रवर्तक यानी पार्क हो गया, पार्क पृष्ठाकार, पृष्ठाकार वृत्ताकार माने गोल, ये गोल कहा हो गया वृत्ताकार, सीमा रेखा का व्यास, व्यास बोलेगा तो ये पूरा व्यास, तुम बोला तो ये पूरा व्यास हमारा ये पूरा हो गया, इसको डी से शॉर्ट करते हैं, और व्यास का, और इसी में पूछते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका आधा होता है, त्रिज्या इसका, जैसे यहाँ से केंद्र हो गया है वो छोटा सा केंद्र, तो यहाँ से त्रिज्या आधा होगा, ये ऐसे इसको और कहेंगे, तो यहाँ से पूरा पूरा बोला पूरा, तो वृत्ताकार व्यास हो गया, पूरा हो गया, तो व्यास हो गया, तो इसको कहता है क्या, तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक, इसका आंसर द्वारक होगा, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर पूछा है तो इसका आंसर द्वारक होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, टॉर्च 69, यहाँ से कर लीजिए 69, टॉर्च एवं वाहनों, टॉर्च एवं वाहनों के, टॉर्च एवं वाहनों के, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों, अग्रदीपों में, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का, किस दर्पण का प्रयोग, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, 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 कारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 69 नंबर ये है, यहाँ से ये 68 का आंसर हो गया, ये 68 का आंसर है, ये 68 का आंसर हो गया, और यहाँ से कह रहा है क्या 69 में, 69 में कर गया टॉर्च एवं वाहनों, वाहनों मैंने गाड़ी, वाहनों मैंने गाड़ी तारा, अगर दीप मैंने आगे की ओर देखने में, आगे की ओर देखने में इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसको मैं अवतल दर्पण, इसको मैं प्रयोग करेंगे तो अवतल, अवतल दर्पण। अब बोलिएगा कि इसको हम उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करते, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए नहीं करते मेरे भाई, काहे कि यहाँ पे उस बात मतलब है, यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते तो प्रतिबिंब उत्तल में छोटा बनता है, प्रतिबिंब उत्तल में क्या बनता है, छोटा, तो उसको से वस्तु दिखाई देगा, इसे गाड़ी में क्या दिखाएगा, गाड़ी में क्या दिखाएगा, वाहनों में, वाहनों में क्या दिखाएगा, क्या वो अभी पीछे वाला गाड़ी लगता है कि अभी बहुत दूर है, बहुत दूर, छोटा का मतलब बहुत दूर दिखाई देगा, तो इसलिए उसको मैं प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण प्रयोग करेंगे तो गाड़ी बहुत दूर दिखाई देगा पड़ेगा, जिससे रोड एक्सीडेंट बहुत हो जाएगा, एक्सीडेंट बहुत हो जाएगा मेरे भाई, रोज लगभग बहुत एक्सीडेंट होगा, इसलिए उसको मैं प्रयोग अवतल दर्पण करते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, ये 69 तक आप लोग क्लियर है, चलिए अब मिटाते हैं इसको, सभी के भाई, सभी के पास क्लास, मेरे भाई सभी के पास क्लास को शेयर करो, ताकि हम शेयर करिएगा तो हमारा भी एकदम मोटिवेट, हम एक दूसरे पे, विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट लाइफ मेरे भाई, टीचर लाइफ एक दूसरे पर आधारित होता है, आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है तो हम पे आधारित है, हम टीचर है तो आप पे आधारित है, एक दूसरे पर आधारित है मेरे भाई, इसलिए कहते हैं छोटा सा कथन मेरे भाई कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता, तो आगे पीछे भी देख लीजिएगा, किसी को पन्ना उठा के पीछे देख लीजिएगा, तो बिना संघर्ष उसका नाम नहीं आ जाता, इसलिए कहते हैं जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी एक दिन भगवान नहीं होता, यानी पत्थर को भगवान बनने के लिए छेने और हथौड़े की चोट सहना पड़ता है, तो वो भगवान बनता है, वो भगवान बनता है, तो हम सब तो इंसान है, हम सबको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम सबको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, ये तो हम सब खुद ही जानते हैं भाई, तो आप लोग अब कम से कम आप लोग मन से पढ़िए, क्लास को शेयर करिए, सभी भाई बहन को बताइए कि डेस्क नेटवर्क बहुत है अच्छा, एकदम बहुत सुंदर पढ़ाई आती, उत्तम है, नाम भी है, जैसा नाम है वैसा काम भी है, एकदम बहुत अच्छा काम भी है। चलिए 69 तक हो गया किधर, और 70 में चलते हैं, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर,
वाहनों के साइड मिरर, वाहनों वाहनों के साइड मिरर, साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर में इस दर्पण का प्रयोग, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्या पूछ रहा क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है? वाहनों के साइड मिरर माने पीछे देखने में, वाहनों के साइड मिरर माने पीछे देखने में, वाहनों के साइड मिरर माने मेरे विद्यार्थी भाई देखो, ये इधर वाहनों के साइड, साइड माने पीछे, साइड माने बगल में देखिएगा, यहाँ से पीछे, यहाँ से साइड में बोल रहा है तो पीछे देखने, पीछे देखिएगा इसे साइड में भाई, इधर स्टीयरिंग रहेगा, ये मानिए स्टीयरिंग है, ये हैंडल है, वाहन का हैंडल है, तो इसका बगल में देखिएगा मिरर आता है, छोटा सा दर्पण आता है, उसको देखने में, उसको दर्पण छोटा सा रहता है, उसको में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं उसी का नाम लिखना, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं उसका नाम लिखना है। तो उसको में कौन सा, वाहनों के साइड मिरर मैंने पीछे देखने में, वाहनों के साइड मैंने पीछे देखने में, जैसे कि हमको पास लेना, बात बता हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको तो पास लेना, तो देखेंगे ना पीछे की कोई गाड़ी आ रहा है तो नहीं, तब ना पास लेंगे, बात मतलब कोई गाड़ी नहीं पीछे देखते, साइड मिरर नहीं रहता, नहीं देखते पीछे तो मारते ऐसे गाड़ी से मुझाते वही ठोक दिए, पीछे आया ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए उसको में देखने में पीछे वो दर्पण का प्रयोग करते हैं। उस दर्पण का नाम बताना, उस दर्पण का क्या नाम है? तो उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उसको प्रयोग, तो इसका आंसर मार दीजिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई लगभग बोर्ड एग्जाम में भी दो तीन चार बार से भी टकरा गया, तो इसको भी आप लोग वीवीआई मान लीजिए, इसको भी आप लोग वीवीआई एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग एकदम वीवीआई मान लीजिए, ये भी क्वेश्चन लगभग तीन चार बार बोर्ड एग्जाम में टकरा गया। अच्छा मेरे भाई, टकराएगा कौन? लड़ाई कौन करता है, झगड़ा कौन करता है मेरे भाई? जिसको में ताकत है, जिसको में शक्ति है वही ना झगड़ा करेगा, जिसको में शक्ति नहीं है वो झगड़ा करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए इसको समझ लीजिए कि इसको में ताकत है, इसको में ताकत है तो भी ये लड़ाई करेगा, इसको में ताकत है तो भी लड़ाई करेगा, तो इसको समझ जाइए क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा एकदम एक्सीलेंट है, एकदम मजबूत है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ 70 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब 71 नंबर क्वेश्चन हमारा नोट्स क्या करा, 71 नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं। 71 में करा, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, इनमें से कौन, 71 में यहाँ से कर लीजिए इसको 71, इनमें से कौन, इनमें से कौन, इनमें से कौन, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, इनमें से कौन दर्पण का, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ए भाई वाह, यहाँ से देख, ए बहन यहाँ से देखो तुम, आप क्लास में यहाँ से हम पूछ रहा है क्या, समझे वाला फिर दर्पण सूत्र आप लोग को हम बता दिए थे, दर्पण सूत्र आप लोग को हम बता दिए थे, नहीं देखे हैं आप लोग वीडियो तो फिर से हमारा जाके लेक्चर पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का मेरे भाई आपसे नर्म निवेदन है कि आप लोग ये बहुत मतलब आज पहली बार क्लास में आए हैं, आप लोग ये पार्ट 4 देख रहे हैं, तो आप लोग पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का बना हुआ होगा, थंबनेल में लिखा होगा पार्ट 3 पार्ट 2, थंबनेल में लिखा हुआ क्या, पार्ट PART पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1, थंबनेल में 1 2 3 जाके आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। हमको तो नहीं लगता भाई इसको 92 ऑब्जेक्टिव बताएगा, पार्ट 4 है, इसको आज पार्ट 4 में खत्म कर देंगे पूरा ऑब्जेक्टिव को, पार्ट 4 में खत्म करके ये 1 में 92 ऑब्जेक्टिव है, इसको 92 से आज लड़ेंगे, जितना देर का क्लास होगा मेरे भाई, जितना देर का क्लास होगा आप लोग एकदम गाठर बांध लीजिए कि नहीं आ जाओ, हमको जितना देर का क्लास होगा जितना देर एकदम करना है तो करना है, कम से कम आप धीरे धीरे आप लोग मजबूत होते चलिए। ये आप लोग पार्ट 2 वाला 3 नहीं देखे तो आप लोग प्लीज जाके देख लीजिएगा, इस क्लास को देखने के बाद उसको देख लीजिएगा, और पहले आप लोग देखते हैं क्लास को, लेक्चर को देखते हैं हमारा, तो क्या करेगा, सबसे पहला उपाय आप लोगों को बता रहे हैं, सबसे पहला उपाय क्या करेंगे, पहले आराम से आप लोग को लेक्चर देख लेना, लेक्चर को एकदम आराम से आप लोग को एकदम देख लेना, आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिएगा, उसको बाद देखिएगा कि आराम से देख लीजिए, और उसके बाद दोबारा पहले एक बार फर्स्ट में देखने आराम से 1 गुना का स्पीड से, और बाद 2 गुना के स्पीड से शायद भी देख सकते हैं आप लोग, ये गुना या 2 गुना धीरे धीरे इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं, और बाद दूसरा में कॉपी और पेन निकालिएगा, कॉपी और पेन, कॉपी और पेन निकालिएगा, और पेन निकाल के एकदम एक का ऑब्जेक्टिव को आप लोग एकदम लिखते चलिएगा, एक का ऑब्जेक्टिव को लिखना है एकदम आप लोग को लिखना है, और आप लोग मेरे भाई हम कहते हैं कि आप लोग एक साइड ऑब्जेक्टिव को खोल लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा उसके बाद, और एक बार ऑब्जेक्टिव का कॉपी खोल लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा अपने जो खोल लीजिएगा, और दूसरे साइड हमारा ये
ये वाला क्लास चालू कर दीजिएगा। हमको तो नहीं लगता है मेरे भाई कि आप लोग को इस क्लास से बाहर भी याद करना पड़ेगा, इस क्लास से वाला वीडियो से आप लोग को याद हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा ही करिएगा जैसे हम बताएंगे, बताए हैं वैसे करिएगा आप लोग। और बाद कमेंट कर दीजिएगा, नहीं याद हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई आप ऐसे प्रोसेस बताएं और नहीं हुआ तो हम उसको एकदम थोड़ा सा और देखेंगे कि क्या होता है नहीं होता इसमें। मगर हम तो मेरे भाई हम कई बार सही भाई बहन को बताते हैं तो ऐसे ही प्रोसेस उसको हम कमेंट भी अच्छा आता कि ना भैया आप सही बताए, सही याद हो गया क्लास वाला वीडियो से। चलिए अब 70 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र इनमें से पूछ रहा। तो दर्पण सूत्र क्या पूछा, दर्पण सूत्र मारिएगा आंसर क्या होगा, एक बटा भी, एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। यही हो गया ये दर्पण सूत्र में एक भी क्वेश्चन। ये भी इतना बढ़िया है, ये भी लगभग 4 से 5 बार, तो 3 4 बार आया था, 4 से 5 बार मेरे भाई, ये भी 4 से 5 बार, ये भी 4 से 5 बार ये भी क्वेश्चन आ गया। तो समझ जाओ लड़ेगा कौन जिसको में शक्ति होगा, लड़ेगा कौन जिसको में शक्ति होगा। तो ये भी क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार तक आ गया है। तो आप लोग इसको भी आप लोग दर्पण सूत्र को एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, दर्पण सूत्र को भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, 71 तक क्लियर है। चलिए 72 में आते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, 72 है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से दो दो पृष्ठों दो पृष्ठों से घिरा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ हुआ दो पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, पारदर्शी माध्यम जिसका जिसका एक या दो जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय गोलीय हो कहलाता है, गोलीय हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कहलाता कहलाता है। क्या कह रहा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी क्या बताएं, पारदर्शी क्या बताते हैं आप लोगों को, पारदर्शी आप पारदर्शी चैप्टर 1 में पढ़ाए थे मेरे भाई। इसको क्या बताते हैं, पारदर्शी जिसको एकदम प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, अपारदर्शी जिसको से प्रकाश नहीं पार हो, जैसे यहाँ आप हो गया, जिसको से प्रकाश पार नहीं होगा तो इसको अपारदर्शी कहेंगे। प्रभासी जिसको एकदम थोड़ा बहुत पार होता है, जैसे कौन, कुहासा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज, ये सब कौन है, जो ये सब पारभासी है। तो ये कहा पारदर्शी जिसका एक दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। क्या कहलाता है उसको, उसको लेंस कहेंगे, उसको लेंस कहेंगे, उसको इसका आंसर में मारिएगा। आंसर क्या रहा है कि इसको हम लेंस कहते हैं, इसको लेंस कह रहे हैं, इसको लेंस। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी जिसका एक दोनों पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय है, इसे हो गया, ऐसे हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको लेंस बोलेंगे। इसका हो गया ऐसे, अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसे इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको लेंस बोलेंगे, इसको लेंस बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। अब यहाँ से पूछेगा आप लोग से कि लेंस होता है, उत्तर लेंस होता है, तो यह इसको में भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, देखिए किनारा में कितना पतला, ऐसे ही ना लेंस है, देखिएगा यहाँ से, ऐसा ही लेंस है। तो इसको में क्या कह रहा है उत्तर लेंस पूछेगा आप लोग से, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में देखिए किनारों की अपेक्षा, किनारों में यहाँ पतला है, यहाँ देखिए कितना मोटा है, तो यही होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यहाँ से भी बनता है, एक सवाल यहाँ से भी बन जाएगा, पूछ लेगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन करा, उत्तर लेंस को कहते हैं, उत्तर लेंस को कहते हैं, उत्तर लेंस को कौन लेंस कहते हैं, उत्तर लेंस को कहते हैं। यहाँ से 73 में कर लीजिएगा, उत्तर उत्तर लेंस को उत्तर लेंस को कहते हैं, उत्तर लेंस को कहते हैं, उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, उत्तर लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तर लेंस, उत्तर पूछेगा तो अभिसारी, उत्तर का पूछेगा, इसको में अवतल में रहता है कि अवतल दर्पण को कहते हैं, तो अभिसारी हो जाएगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन।
यहाँ से क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, उसमें उत्तर उत्तर लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अभिसारी, उत्तर को अभिसारी कहते हैं। यही दर्पण में पूछता कि अवतल दर्पण को कहते हैं, तो अवतल दर्पण में अभिसारी होता, आगे यहाँ पे लेंस है तो लेंस में उल्टा होता है, लेंस में उल्टा होता है, लेंस में उल्टा होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अब कहा था लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। 74 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेंस के कितने, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, वक्रता, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र, के वो होगा मेरे भाई का, और के वो होगा दूगो, वक्रता केंद्र दूगो, वक्रता केंद्र के होगा तो दूगो, आंसर हो गया दूगो। कारण लेंस के कितने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के होगा तो दूगो, 1 2, तो ये हो गया वक्रता केंद्र, तो के हो गया तो दूगो हो गया, के वो तो दूगो वक्रता केंद्र, लेंस कितने वक्रता केंद्र होते हैं तो दूगो, आंसर याद हो गया आप लोगों को। चलिए हम बैठाते हैं भाई, मेरे बैठाते हैं, आप लोग मेरे भाई प्यार और आशीर्वाद इसी में दे रहे। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया आज, इसको हम क्वेश्चन का जितना देरी का क्लास हो गया आज 92 क्वेश्चन से लड़ना है, तो लड़ना है, ताकि 3 दिन से हम लोग को ठग रहा है मेरे भाई, हम लोग को लगभग 3 दिन से उठा रहा, आज इसको हम मिलेंगे और हाथ मिला कर आएंगे, कोचिंग बोलता है ये बोलता है, और 92 चैप्टर 2 आज अपवर्तन वाला ऑब्जेक्टिव एकदम खत्म कर देना है आज, अपवर्तन वाला ऑब्जेक्टिव खत्म कर देना। कर क्या 74 हो गया था। 75 में कह रहा लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। 75 में कह रहा लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं तो प्रकाशीय केंद्र, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं तो प्रकाशीय केंद्र, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, लेंस के केंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं तो प्रकाशीय केंद्र, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं तो प्रकाशीय केंद्र। 75 हो गया क्लियर। चलिए 76 से मिलते हैं। 76 में क्या करा जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होते हैं, जब किसी लेंस पर जब किसी लेंस पर जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो समांतर किरणें आपतित होती है तो आपतित समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, आपतित होती है तो क्या होता है, आपतित होगी तो क्या होता है, तो यहाँ से मिलेगा आंसर से करा है कागज सुलगने लगता है। यहाँ से करा पहला ऑप्शन में क्या करा कागज सुलगने लगता है, कागज सुलगने लगता है। और देखो मेरे भाई, देखो यहाँ से आप लोग याद करने का सबसे आसान ट्रिक बता रहे क्या, जब कागज हम किसी वस्तु में उसको में आग लगाएंगे मेरे भाई तो क्या होगा, कागज सुलग गया तो क्या करा क्लास, कोई भी वस्तु जलेगा ये सुलगेगा मेरे भाई, सुलगना कोई जलना बोलते हैं, सुलगेगा तो क्या उसको में से धुआं तो जरूर उत्पन्न होगा, तो इसमें बी में ऑप्शन कर लेगा कि सुलगने लगता है तो धुआं उत्पन्न होता है, धुआं उत्पन्न होता है, यही दोनों ऑप्शन है। तो अब कह रहा है कि धुआं जब कागज सुलग गया अब धुआं भी उत्पन्न हो गया तो
कौन होगा आंसर, आप लोग यहाँ से देखेगा तो इसका आंसर सी में मारिएगा ऑप्शन में, दोनों होगा, सी में दोनों। तो आप लोग को एकदम ध्यान में तब रख लेना, सी में सी, इसका आंसर होगा क्या, सी, इसका आंसर सी होगा भाई वाह। ए साहब इधर देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सर सी होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। कहेगा क्या, जब किसी लेंस का समांतर किरणें आपतित होती है, आपतित मैंने आ रही है, तो क्या होता है, तो कागज सुलगने लगता है। और कोई आ रहा है, कोई वस्तु, जैसे किसी को आग लगा रहे हैं तो आ रहा है, तो उसको में कागज सुलग गया, कागज सुलग गया तो क्या होगा, कोई भी वस्तु जब जल रहा है तो उसको में से क्या, आग भी तो उत्पन्न होगा, धुआं भी तो उत्पन्न होगा, तो धुआं भी उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर दोनों, इसका आंसर दोनों हो गया। तो यहाँ तक 76 क्लियर हो गए। चलिए 77 में कहता है मेरे भाई, कहता है लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में 77 में क्या कर रहा है, लेंस में, लेंस लेंस में कितने फोकस, फोकस, लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो इसका आंसर मारिएगा दो गो, लेंस में क्या फोकस, दो फोकस होगा, तो दो आंसर, दो, इसका लेंस में क्या फोकस होगा, तो दो। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, लेंस में कितने फोकस होता था, तो लेंस में फोकस दो गो, लेंस में फोकस पूछ रहा है तो दो गो होगा, लेंस में फोकस तो दो गो। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन करा, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का, लेंस के क्षमता 76 हो गया, 77 यहाँ पे लिख देते हैं, 77 हो गया। 78 में कह रहा क्या, लेंस के, लेंस के क्षमता का, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रा है, ऐसा ही मात्रा है, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, तो इसका आंसर डायोप्टर, लेंस की यानी क्षमता, इसको क्या चाहिए माप लेंगे, तो डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर में मापते हैं लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक, डाईऑप्टर, सॉरी मेरे भाई, ऐसे डायोप्टर ऐसे लिखा, डाई ऐसे लिखाएगा, डाई, डाई ऑप्टर, डाईऑप्टर हो गया, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डाईऑप्टर, लेंस किसको मापते हैं, तो डाईऑप्टर में मापते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो 79 नंबर क्वेश्चन करा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, बार बार देखिए एक ही क्वेश्चन आ गया, उत्तल लेंस में बताए थे धनात्मक होता है, और ये हमारा नोट्स का पूछ दिया उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। यहाँ तक 78 हो गया। 79 नंबर पूछ रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आप लोग यहाँ से पढ़े थे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, अवतल लेंस की क्षमता होती है, और देखिए उत्तर में पूछ रहा क्या, उत्तर में पूछेगा, फिर से बताते हैं आप लोग को, उत्तर में पूछेगा, दूसरा पे ले लेते हैं, उत्तर में पूछा क्या, उत्तर में, उत्तर में, उत्तर में तो धनात्मक, धनात्मक, और अवतल में पूछ रहा अवतल, अवतल में भैया पूछता हूँ ऋणात्मक। ए साहब, ए इधर ध्यान दो, अवतल में पूछेगा क्या, अवतल में पूछेगा तो ऋणात्मक, उत्तर में पूछेगा धनात्मक। यहाँ तक दो क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन था, 79 नंबर क्वेश्चन था, 80 नंबर क्वेश्चन था, तो हो गया दोनों के क्वेश्चन 80 तक क्लियर है आप लोग। चलिए 81 सब चलते हैं। 81 में क्या बोलता है, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश 81 में क्या करा, प्रकाश, प्रकाश गमन, गमन करती है, प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश क्वेश्चन में गमन करेगा तो एकदम सीधे चलेगा, ये सीधा, सीधा, दम इधर उधर इसको ताक झांक करना नहीं है, प्रकाश को दम इधर उधर ऐसे दम देखना नहीं है, दम उसको दम सीधा देखना, दम सीधा देखना, इधर उधर देख लिया तो मार हो गया, इधर उधर देख लिया तो मार होगा, इसलिए प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा होगा मेरे पास, सीधा चलेगा, क्योंकि सीधे है, प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा चलेगा, इधर उधर देख लिया तो मार हो जाएगा, इधर उधर देख लिया तो उसको रास्ता से पार होने नहीं देगा। जैसे कि जैसे प्रकाश बात में समझिए कि प्रकाश है, प्रकाश है कहीं देख रहा है, ये आप लोग को देख रहा है, इसे समझिएगा कि इधर का मैं देख रहा है, इसे देख रहा है, इधर देख रहा है तो पारे नहीं होगे देगा ना, मारो है रुके जरूर, वही में इसको सीधा चलना है, प्रकाश गमन करता है तो सीधे में, ये भी कई बार क्वेश्चन टकरा गया, तो इसको भी आप लोग भी याद कर लीजिएगा। कह रहा है क्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की 82 में
एक अवतल एक अवतल दर्पण की एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक वस्तु है। एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसको पूछ रहा क्या बोला? एक अवतल दर्पण है। तो पहला कैसे प्रतिबिंब माइनस में बनेगा? पहले उसको माइनस, इसका चिन्ह क्या है? तो इसको ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है क्या? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी फोकस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब पूछ रहा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से इसका आंसर होगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब कहाँ? वस्तु से दर्पण की ओर, वस्तु की ओर दूरी पर, वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की ओर। 82 तक क्वेश्चन हो गया। 82 यानी मेरे भाई 82 तक की लगभग कार्य क्या? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर है। तो एक वस्तु से दर्पण की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। प्रतिबिंब है वस्तु पूछ रहा है यहाँ से कि वस्तुआ में भाई, तो वस्तुए की ओर है पूछ रहा। वस्तुआ आए कहाँ? वस्तु रखा है जहाँ से प्रतिबिंब बनेगा। तू अपन मन से आगे भाग जाएगा, मन से आगे तो ना भाग सकता है। तो जहाँ से प्रतिबिंब है वहीं से प्रतिबिंब बनेगा। 60 सेंटीमीटर दर्पण की ओर वस्तु की ओर बनता है। कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब इसको मिटाते हैं, मेरे भाई सभी के पास क्लास को तुम मेरे भाई तुम शेयर करते रहो। तुम अपने माता पिता का बात मानो मेरे भाई, माता पिता को बात मानिएगा। जीवन में माता पिता को खुश रखिएगा, आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो आप लोग प्लीज अपने माता पिता का बात मानिए, उनके सहयोग करिए, उनके हाथ बटाइए मेरे भाई। और आप लोग हमारे हमको भी हाथ बटाइए, सपोर्ट करिए। आप लोग प्लीज सभी के पास क्लास को शेयर करते रहो मेरे भाई, ताकि शेयर करेगा, सपोर्ट करेगा तो हम भी थोड़ा धीरे धीरे मेरे भाई आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो आप लोग के लिए और बेहतर कंटेंट तैयार करेंगे। हमारा टीम मजबूत होगा, तो टीम मजबूत होगा तो जल्दी जीत होगा मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करो कि हम आज व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो कल हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने लायक एकदम हो जाए। डिजिटल बोर्ड से आप लोग एकदम कंटेंट एकदम लाएंगे, एकदम लिखा हुआ एकदम कंप्यूटर से छाप के, और हम यहाँ पे एकदम लाएगा एकदम लिखा समझा देंगे। प्रकाश कैसे गमन करता है भाई, बात देख इधर। ए भाई बात देख इधर, प्रकाश कैसे गमन करता है, तो सीधा रेखा में एकदम ऐसे बता देंगे आप लोग। तो कितना मजा आएगा मेरे भाई, उस दिन में हम पढ़ाएंगे तो कितना मजा आएगा। डिजिटल बोर्ड से 1.5 लाख का मेरे भाई डिजिटल बोर्ड देता है लगभग। ये 1.5 लाख का होता है, ये 1.5 लाख का होता है मेरे भाई, ये 1.5 लाख का होता है लगभग आप लोग का। ये 1.5 लाख का होता है, ये 1.5 लाख का मेरे भाई लगभग। ये 1.5 लाख का मेरे भाई डिजिटल बोर्ड देता है लगभग 1.5 लाख का। तो समझे ना? तो डिजिटल बोर्ड में कितना, प्लस कैमरा में 50,000 में भाई लगभग लगेगा। 50,000 कैमरा में लगेगा। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए ना, हम सब सपना को पूरा कर लेंगे। हम सब सपना को पूरा करने में भाई आप लोग के लिए हम चरण में लाख रंग रख देंगे। लोग है भाई, आप पकड़ो, तो ही सब पकड़ो तुम जिसको तुम बहुत मेहनत किया था भाई। तो प्लीज सपोर्ट करिए। तो पहले आप लोग सपोर्ट करिए, हम सभी को पास प्रवास को बताइए एकदम एक्सीलेंट कोड है, बहुत अच्छा और फ्रेश उत्तम व्यवहार से क्लास कराया जाता है। कह रहा है कि राशि नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो वो वही पूछा था। 40 4 या 12 इसको गुना कर दिया। चलिए बताते हैं आप लोग को, बताते हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, क्या कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन था क्या, 83 था, 83 था। 83 में कह रहा है क्या, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी का किसी किसी अवतल दर्पण के सामने, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, 30 सेंटीमीटर अपने अपने सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, स्थित स्थित दूरी पर स्थित स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब 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 दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, बनता है तो दर्पण की दूरी पर बनता है, बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है क्या, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मैंने कि रखा हुआ है, रखा हुआ है का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी वो प्रतिबिंब है जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, स्थित है, और उसको पीछे 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वस्तु है और उसको पीछे 40, तो उसको जैसे 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का वस्तु, 30 सेंटीमीटर का वस्तु मानिए, इसको 30 सेंटीमीटर का वस्तु है और इसको पीछे चलेगा, इसको तो आगे हो गया, इसको पीछे चलेगा, तो 40 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा आप लोग रात में देखिएगा, आप लोग लाइट सामने निकलेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा छाया, बहुत बड़ा तक बनता है, तो उसी को पूछ रहा है कि टोटल कितना होगा, दूरी क्या होगा, फोकस दूरी टोटल पूछ रहा है, तो इसको गुना कर दीजिए। 40, इसको देखिए, इसको 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर, बराबर आंसर कितना हो, 4×12 120, 4×12, देखिएगा आंसर क्या, 30 30 4×12, 4×12 मेरे भाई, 4×12 यहाँ से करेगा तो ये भी एक जीरो देने की जरूरत नहीं है, 4×12 120 सेंटीमीटर लगभग हमारा प्रतिबिंब बनेगा, 120 सेंटीमीटर, वही पूछ रहा, 120 सेंटीमीटर, इसको सीएम नहीं पढ़ेगा, चीफ मिनिस्टर मैंने वो नीतीश कुमार, इसको नहीं पड़ेगा, ये सीएम है, मैंने सेंटी सेंटी सेंटीमीटर ऐसे है इसको, या देखें इसको सेंटीमीटर बोलते हैं हिंदी में, सेंटीमीटर, इंग्लिश में शॉर्ट में इसको लिख देते हैं क्या, सीएम, कौन है, तो ये हमारा क्वेश्चन ही सीएम है, तो इसीलिए सेंटीमीटर है। 84 तो हुई है, 85 बात है। एक गोली दर्पण की बराबर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, 20 है, त्रिज्या देखिए वही क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिए क्वेश्चन को, जो बताए पीछे क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन है, पार्ट 3 वाला क्वेश्चन वो आ गया है, वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो कह रहा है अभी 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, 85 86 में कर लीजिए इसको, जिस वस्तु से जिस वस्तु से
प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसको से प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश स्रोत में होगा। प्रकाश स्रोत है ना, प्रकाश फैला रहा, तो प्रकाश स्रोत उसको कहेंगे प्रकाश स्रोत हो गया। जिसको से प्रकाश निकल रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ से लाइट दे रहा था, इसको से क्या निकल रहा था? प्रकाश। तो इसको से क्या है? तो प्रकाश स्रोत है। ये प्रकाश स्रोत है हमारा ना। आप लोग देखिएगा एकदम फेस एकदम ग्लो ग्लो दिखाई दे रहा होगा, क्लास एकदम बहुत एचडी में दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को तो देख रहे हैं ना, सही है। 86 में करा, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के किरणें के समूह को 86 87 इसको हमारी क्या 87 है क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 86 है मेरे भाई। इसको 5 करिएगा, इसको 86 स्टेप हो जाता है। क्या करा 86 में करा? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी किरणों का पूरा समूह है, तो किरणों का समूह है, इसको क्या कहेंगे? इसको किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज, इसको किरण पुंज कहते हैं, इसको किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? 87 में चलिए। 87 में कह रहा है कि प्रकाश की किरणें का पाथ दर्शाने वाला त्रिज्यीय चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। प्रकाश की किरणें का पाथ 87, प्रकाश की किरणें का पाथ है। प्रकाश की किरणें का पाथ है। प्रकाश की किरणें का पाथ, प्रकाश की किरणें का पाथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है पाथ दर्शाने वाले चित्रों का कहा जाता है दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो दर्शाने वाला चित्र है उसको किरण आरेख कहेंगे। किरण आरेख दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। मेरे भाई क्लास कराते कराते आप लोग को एकदम गला सूख जाता है। गला सूख जाता है मेरे भाई क्लास करते करते आप लोग को। तो प्लीज आप लोग मेहनत से मेरे भाई पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो। इधर उधर घूम टहल आप थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि धीरे धीरे मेरे भाई देखे कि बोर्ड मैट्रिक एग्जाम कैसा आया था, रिजल्ट कैसा आया। तो आप लोग प्लीज देख के मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज पढ़िए मन से। आवर्धन का ए सही मात्रक, आवर्धन का ए सही मात्रक किसको हम बोल रहे हैं? क्या आवर्धन का ए सही मात्रक 88 में इसको काट दीजिए। आवर्धन का ए सही मात्रक, आवर्धन का ए सही मात्रक, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट है। आवर्धन का ए सही मात्रक क्या है? क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। आवर्धन का क्या? इस मात्रक विहीन राशि है, ये मात्रक विहीन राशि है, ये मात्रक विहीन राशि है। कोई मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा, या मात्रक विहीन मान लीजिए। मात्रक विहीन, आवर्धन का ऐसा मात्रक विहीन होगा, जिसका कोई मात्रक नहीं होता। चलिए करा है। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा, जैसे कि प्रतिबिंब प्रकृति कैसे होगी? तो काल्पनिक। उत्तल दर्पण जानते करते हैं काल्पनिक होगा। और कहा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसार लेंस है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे भाई, नोट से भी आ गया। आप लोग प्लीज, अब एक क्वेश्चन और है
निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। एक क्वेश्चन और है आप लोग को निम्नलिखित में से कह रहा है। ये हो गया आप लोग को लास्ट क्वेश्चन हो गया। इसको 88 89 मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्या कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन से मिल लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक सबसे अधिक मैंने सबसे अधिक किसका हो सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक किसका होगा। सबसे अधिक बोला हम लोग को तो सबसे अधिक से मिलते हैं। सबसे अधिक किसका होगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। रेड है तो रेड मिल जाएगा। तो सबसे अधिक आंसर का क्या निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक। तो सबसे अधिक पूछा तो हीरा मारिएगा। सबसे अधिक पूछा तो हीरा। अब पूछेगा भाई बात देखो इधर ध्यान दो। कहेगा हीरा ये अपवर्तनांक कर हीरा सबसे अधिक किसका होगा तो हीरा। अब पूछेगा कि हीरा में कितना होता है। इसको पूछ लेगा तो ब्रैकेट में इसको मान लीजिए। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए 2 उतना बनाने से क्या फायदा मेरे पास ताकि आप लोग एकदम नॉलेज के पर्पज से आप लोग ध्यान लगेगा। मगर भाई कई बार क्वेश्चन पूछ दिया कि हीरा में अपवर्तनांक कितना होता सबसे अधिक होता है हीरा। तो हीरा में अपवर्तनांक पूछ रहा तो 2.42 हीरा में अपवर्तनांक 2.42 अपवर्तनांक पूछेगा तो 2.42 सबसे हीरा सबसे अधिक होता है तो हीरा में। अब पूछेगा जैसे एक और क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा कहेगा सबसे कठोर धातु पूछेगा तो सबसे कठोर धातु क्या होता है तो सबसे कठोर धातु भी हीरा होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गया मेरे पास। तो यहाँ तक 89 तक क्वेश्चन लास्ट था। ऐसे 92 तक था मगर रिपीट क्वेश्चन हो गया तो रिपीट क्वेश्चन 92 था मेरे भाई एकदम मोस्ट ईजी क्वेश्चन ये 89 तक है मेरे भाई। तो आप लोग यहाँ तक मेरे भाई तब आप लोग प्लीज क्लास एकदम अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करिए। तो मेरे भाई तो सभी के पास क्लास को एकदम जरूर शेयर करिएगा। आप लोग पास क्लास जरूर शेयर करिएगा। और एक बात आप लोग को और कहते हैं कि आप लोग क्लास के बारे में क्लास कैसा लगा क्लास कैसा लगा प्लीज PLZ यानी शॉर्ट प्लीज कमेंट करिए भाई बहन प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर क्लास के बारे में बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। तो मेरे भाई थैंक यू। अब सभी के पास क्लास को एकदम शेयर करिए। सभी भाई बहन के पास बताइए कि क्लास बहुत एक्सीलेंट बहुत अच्छा उत्कृष्ट उत्तम बाहर से क्लास किया जाता है। तो थैंक यू मेरे भाई जय हिंद। सभी के पास शेयर करिए। थैंक यू।